हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वन एग्जाम के यूट्यूब चैनल में। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि n का क्यूब रूट जो कि 6 तथा 7 के मध्य स्थित है और जहां n एक पूर्णांक है तो n के कितने मान हो सकते हैं। करिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है यदि n का जो क्यूब रूट है जो कि 6 तथा 7 के मध्य स्थित है और जहां n एक पूर्णांक है तो n के कितने मान संभव हो सकते हैं। तो ये जो n का क्यूब रूट है ये किसके किसके बीच स्थित है। एक तो है 6 के बीच स्थित और एक है 7 के बीच स्थित। दो चीजों के बीच स्थित है। तो आप खुद सोचो कि 6 और 7, तो 6 को मैं लिख रहा हूं 216 का क्यूब रूट, क्योंकि यही भाई तभी तो 6 बनेगा यहां से। और इस 7 की जगह मैं लिख देता हूं 343 का क्यूब रूट। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि 6 और 7 के बीच में ये पॉइंट स्थित है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है और कह रहा है कि n एक पूर्णांक है तो n के कितने मान संभव हो सकते हैं। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन पूछे तो आप क्या करना, लास्ट वाले में से फर्स्ट को माइनस करना है, उसके बाद लास्ट में भी -1 कर देना है। अगर कभी भी पूछे कि किसके बीच कितनी संख्याएं हैं तो लास्ट वाला क्या दिख रहा है आपको यहां पर 343 माइनस फर्स्ट क्या है 216 और लास्ट में भी आपको -1 कर देना है। 13 में से 6 गया 7 और 7 में से 1 गया 6। लास्ट वाला यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। जिस भी क्वेश्चन का आंसर होगा वही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मेरे दोस्तों, आप इसको घटाकर भी चेक करेंगे तब भी 126 ही आएगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। फिर से समझ लें एक बार। कह रहा है कि n का जो क्यूब रूट है या n जो है ये जो भी संख्या है, n जो है जो भी ये संख्या है ये स्थित है 6 के बीच और 7 के बीच स्थित है। इन दोनों संख्याओं के बीच स्थित है। तो 7 का क्यूब 343 का क्यूब रूट ही तो होता है 7 और 216 का क्यूब रूट क्या होता है 6। तो हमसे n के बारे में पूछा है कि इनका मान क्या क्या हो सकता है। तो खुद आप सोचो कि यही तो लेना पड़ेगा 343 और 216 को ही। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। आपकी स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, इसे सॉल्व कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं लेकिन बी केवल 8 दिनों के लिए काम करता है। उसके बाद काम ए द्वारा पूरा किया जाता है। यदि काम पूरा होने के बाद उन्हें 8800 रुपए मिलते हैं तो ए का हिस्सा क्या है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन कि जो ए है ये एक कार्य को 18 दिनों में पूरा करता है, ये 18 दिनों में करता है, और बी जो है ये उसी कार्य को करता है 32 दिनों में। 18 और 32 का यहां पर एलसीएम लेकर के मैं एक कार्य मानूंगा कि टोटल कार्य क्या है, तो वो मिलेगा हमें एलसीएम लेने पर 288। अब ए की एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं तो ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी हम यहां से निकाल लेंगे। ए की एफिशिएंसी क्या होगी 18 × 9 18, 18 छक्का 108 और ये होगा 9 बार जाएगा। तो ये आ गई एफिशिएंसी और ये है टोटल वर्क। तो ये क्या है, ये है टाइम। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं लेकिन बी केवल 8 दिनों के लिए काम करता है। बी जो है वो 9 की एफिशिएंसी से केवल 8 दिनों तक काम किया, मतलब 72 काम उसने कंप्लीट कर दिया। तो बी ने किया 72 काम, तो ए कितना काम करेगा 216, क्योंकि इन दोनों को जोड़ोगे तभी मिलेगा टोटल 288। भाई टोटल काम ही तो करेंगे। बी ने किया 72 अगर, तो ए कितना करेगा 216।
मैं क्या करता हूं, इनका रेशियो ले लेता हूं। तो ये 72 का 3 गुना है 216, तो 1:3 का रेशियो आएगा। टोटल जोड़ रहा हूं तो 4 आ रहा है, लेकिन यहां पर दिखा रहा है कि रुपया है 8800, 1 बराबर होगा 2200। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो ए का हिस्सा क्या होगा रुपए में, तो ए का हिस्सा क्या है 3, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा 6600, 6600 रुपए हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का मेरे दोस्तों सही आंसर होगा। ये तो हो गया जिस प्रकार से क्वेश्चन कह रहा है वो एक मेथड है, लेकिन आप इसका एक एडवांस वर्जन भी देख सकते हैं कि इसको डायरेक्ट कैसे किया जा सकता है बिना इतना माथा पच्ची किए। तो देखिएगा क्या कह रहा है, एक कार्य को 18 दिनों में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 32 दिनों में पूरा करता है। तो आपको यह चेक करना होगा कि बी केवल 8 दिनों के लिए काम करता है, यहां पर कौन करता है ये चेक करना है। बस जो कर रहा होगा उसी का दिन ले लेंगे। बी कर रहा है 1/32 भाग काम, तो 8 दिन में कितना करेगा 1/4 भाग काम, 8 दिन में 1/4 भाग काम करेगा। ये मैं लिख रहा हूं बी का, तो खुद सोचो ए का क्या होगा, ए का होगा 3/4 काम। क्या मैं यहां पर सही हूं? हाँ, क्योंकि 1/4 काम अगर बी कर रहा है तो 3/4 बचा हुआ काम जो होगा वो कौन करेगा ए, तो उसको जो रुपया मिलेगा वो टोटल का ही तो मिलेगा, 8800 का 3/4 ही मिलेगा। तो ये आएगा 2200, 3 या 6600, 2200 बार में कटेगा, 2200 और 3 को गुणा करेंगे तो 6600 रुपया मिलेगा किसको, ए को। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन पर आपको आ रहा है, सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ गया है, इसे सॉल्व करके दिखाइए हमें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि x + y = 3, x + y = 3 और ये यहां दिया गया है 1/x + 1/y बराबर -3/10। मेरे दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 1/x + 1/y को जब सॉल्व करेंगे तो ये आपको देगा x + y बटे में xy, इसको इधर गुणा इसको इधर क्रॉस गुणा करके नीचे का एलसीएम ले लेना है। तो x + y बटे xy का मान क्या आ गया, -3/10। अब आप देख पा रहे हो कि पहले ही x + y का मान दिया था 3, जब इसकी जगह आप 3 रखोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 1/x ये भी गया, 1/xy बराबर आया -1/10। तो xy का मान यहां से मिलेगा हमें -10। अब क्या करोगे, आपसे पूछा है कि x² + y² का मान क्या होगा। एक बार आप चेक कर लें कि क्या यहां पर वैल्यू पुटिंग लग रही है। हाँ, 5 गुणा -2 जैसे ही करेंगे आप 5 दूना 10 हो जाएगा, वो भी माइनस में। एक बार आप यहां भी चेक कर लें, 5 + -2 जैसे ही सॉल्व करेंगे -3 तुरंत मिलेगा, सॉरी 3 मिलेगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहां पर रख दें कि 5 का स्क्वायर जैसे ही करेंगे 25 हो जाएगा, और y का स्क्वायर जैसे ही करेंगे -2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, और 25 और 4 जोड़ने पर तुरंत आंसर दे देगा 29। अर्थात इस क्वेश्चन का जो भी सही आंसर होगा वो 29 होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सॉल्व करके दिखाइए हमें। ऑप्शन निकल रहा है बार बार मुंह से। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आया है। प्रश्न संख्या 4 जो कह रहा है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ आपस में समरूप हैं। यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ के क्षेत्रफल क्रमशः 100 वर्ग सेंटीमीटर और 81 वर्ग सेंटीमीटर हैं, और त्रिभुज डीईएफ की ऊंचाई 6.3 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज एबीसी की संगत ऊंचाई ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक त्रिभुज दिया है एबीसी, एक त्रिभुज है डीईएफ। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ के क्षेत्रफल क्रमशः 100 और 81 वर्ग सेंटीमीटर है। जब क्षेत्रफल का 100 वर्ग दिया है सेंटीमीटर और 81 वर्ग सेंटीमीटर,
तो भुजा का मान होगा 10 सेंटीमीटर और इसकी भुजा का मान होगा 9 सेंटीमीटर। हमसे आगे कह रहा है कि और त्रिभुज DEF की ऊंचाई 6.3 है। तो DEF का मान क्षेत्रफल का था, ये था 81, तो इसकी भुजा का मान था 9, मतलब इसका मान दे दिया हमको ऊंचाई का 6.3 सेंटीमीटर। कितनी बार गुणा हुआ होगा? 0.7 बार गुणा होगा। तो यहां भी आप 0.7 बार गुणा कर दें, तुरंत मिल जाएगा आपको 7 सेंटीमीटर जो होगा ABC की संगत ऊंचाई होगी, वो बिल्कुल सही आंसर आपको होगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है मेरे दोस्तों। अगर आपको यह सेशन बिल्कुल थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हुआ हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा ताकि हम आपके लिए और बेहतर कुछ कर पाएं। क्वेश्चन संख्या 5 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, तुरंत इसे सॉल्व कीजिएगा। देखिएगा मेरे दोस्तों क्या कह रहा है, 2010 से 2015 के दौरान ए और बी दो कंपनियों द्वारा चाय का निर्यात लाख टन में दिया गया है। ये DI का क्वेश्चन है, ये सभी लाख टन में दिए गए हैं, कितना निर्यात हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। वर्ष ये सभी हैं 2010 से 11, 12 ऐसे लगातार ये सभी वर्ष हमको दिए गए हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है इसे हमको देखना है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 और 2014 में कंपनी बी के कुल निर्यात का, ठीक है, तो 2011 और 2014, 2011 ये है, 2014 ये है। इसमें कह रहा है कि कंपनी बी, अब कंपनी बी ये है जो बिल्कुल सफेद पेज का है, कंपनी ए जो ब्लैक पेज का है ये है। कंपनी बी की बात कर रहा है तो कंपनी बी में इसमें देख रहा हूं 75 है और 2014 में कंपनी बी है 200, मतलब 200। जैसे ही इन दोनों को आप जोड़ोगे, क्योंकि कुल निर्यात की बात कर रहा है, तो ये आएगा 275। फिर कह रहा है का 2012 और 2015 में कंपनी ए के कुल निर्यात से, अब कंपनी ए की बात कर रहा है, मतलब इस कंपनी की बात कर रहा है, वो भी किस वर्षों में कर रहा है, 2012 में और 2015 में। लेकिन कंपनी ए की, तो कंपनी ए इसमें जो होगी वो 120 होगी, 2015 में 220 होगी। 120 और 220 को जैसे ही आप जोड़ोगे ये देगा 340। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि अनुपात ज्ञात करें, तो इसलिए हमने रेशियो का चिन्ह लगा दिया। अब इसे आपको काटना है, 5 पचे 25, 5 पचे 25, ये 5 दूनी 10, 2 बार जाएगा, 34 दूना 68 होगा। तो इनका जो रेशियो आएगा वो 55:68 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होगा। कैसा लग रहा है आपको दोस्तों, जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, सॉल्व करने की कोशिश तो जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 12,16,6 के चतुर्थानुपात, जिसको अंग्रेजी में फोर्थ प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं, और 4 और 6 के तृतीयानुपात, जिसे थर्ड प्रोपोर्शनल कहा जाता है, के बीच का अनुपात ज्ञात करें। रेशियो हमें बताना है। कह रहा कि 12,16 और 6 के चतुर्थानुपात की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ प्रोपोर्शनल कभी भी आपको कहे कि फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, चतुर्थानुपात ये होता है BC/A। अब यहां पर B क्या है 16, C क्या है 6, A क्या है 12। 12 8 96, यहां से डायरेक्ट निकलेगा फोर्थ प्रोपोर्शनल कितना होगा, 8 होगा, क्योंकि 16 छक्का 96, 12 8 96 हो जाता है। ठीक है, अब आगे जो कह रहा है कि 4 और 6 के तृतीय अनुपात। अगर मैं तृतीय अनुपात की बात करूं, थर्ड प्रोपोर्शनल की मैं बात करूं, ये होता है B का स्क्वायर बटे में A। B की बात करूं, यहां 6 है तो 6 गुणा 6 36 हो जाएगा, A का मान दिया है 4, यहां से जो निकलेगा काटने पीटने पर वो निकलेगा 9। ये हो गया थर्ड प्रोपोर्शनल। कह रहा है कि के बीच अनुपात ज्ञात करें, तो अनुपात जो मिल रहा होगा 8 और रेशियो 9 का अनुपात है,
यही आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही बेहद खूबसूरत आंसर होगा। 7वां नंबर आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन फेंक रहा हूं मैं, सॉल्व कीजिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, अखिल यदि अपनी सामान्य चाल को तुलना में सामान्य चाल की तुलना में को नहीं होगा, यहां पर होगा की तुलना में 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चाल से गाड़ी चलाता है तो उसे 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट अधिक समय लगता है। यदि वह अपनी सामान्य चाल की तुलना में 15 किलोमीटर पर आवर धीमी चाल से गाड़ी चलाता है तो उसे 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिएगा क्या कह रहा है, अखिल यदि अपनी सामान्य चाल की, पहली बात तो सामान्य चाल पता नहीं है, सामान्य चाल की 10 किलोमीटर पर आवर गति धीमी कर ले तो 150 किलोमीटर की दूरी करने में 30 मिनट का अधिक समय लगेगा। तो दूरी कितनी है 150। यहां पर आप एक फार्मूला होता है एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, अगर यहां पर समय अधिक या कम दिया है तो डिफरेंस वाला मेथड लगता है। आप जानते होंगे कि जो डिस्टेंस बराबर होता है वो S1 और S2 बटे में S1 डिफरेंस S2 होता है, यहां पर टाइम का डिफरेंस आता है। इस फार्मूले को आपको पता होना चाहिए, तब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट लगा सकते हैं। 150 किलोमीटर की दूरी है, पहले चाल उसकी S रही होगी ना, पहले चाल तो नहीं पता, तो पहले चाल S रही होगी। अब क्या हुआ कि 10 किलोमीटर कम हो गई तो S माइनस 10, चालों का डिफरेंस क्या होगा 10 होगा। समय कह रहा है कि 30 मिनट का समय अधिक लग रहा है। 30 मिनट का मतलब 1/2 घंटे होता है। हमने घंटे में क्यों लिखा, क्योंकि चाल को हमने किलोमीटर पर आवर में देखा है, यहां पर किलोमीटर पर आवर में है, तो आवर में है तो यहां भी आवर में लेना पड़ेगा। ठीक है, 2 और 10 को गुणा करोगे 20, इस 20 को 150 में गुणा करेंगे तो निकलेगा यहां से 3000, वो बराबर होगा S माइनस 10। अब आप या तो यहां पर द्विघात समीकरण लगा लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, या तो उससे सॉल्व कर लें, या तो आप सोच लें कि क्या होता है। तो 3000 का जो गुणा होता है वो होता है 60 गुणा 50, मतलब अगर आपने S माना है 60 तो S में से 10 माइनस करेंगे तो निकलेगा 50, और इनका गुणा करने पर 3000 आपको दूरी मिल रही है, तो बिल्कुल सही है। तो S का जो मान होगा उसकी सामान्य चाल रही होगी 10 किलोमीटर पर आवर। मेरे दोस्तों यहां समझ में आया कि नहीं? ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, यदि वह अपनी सामान्य चाल की तुलना में 15 किलोमीटर पर आवर धीमी चाल से गाड़ी चलाता है, 15 किलोमीटर धीमी चाल से, तो सामान्य चाल यहां पर आया था 60, कितना आया था 60। अब कह रहा है कि 15 किलोमीटर पर आवर धीमी चाल कर दे, तो 15 किलोमीटर जैसे ही धीमी करेंगे निकलेगा यहां से 45 किलोमीटर पर आवर, तो 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी 90 किलोमीटर की है, चाल है 45 किलोमीटर पर आवर, यहां से आपको मिलेगा 2 घंटे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, यही सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को जीवा ए बी केंद्र O से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि A और B पर खींची गई स्पर्श रेखाएं P पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो स्पर्श रेखा AP की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करें। यहां से क्या होगा दोस्तों, एक आप सर्किल बना लें, तुरंत खींच लें सर्किल, इसका केंद्र मान लें O, क्या होगा O। ठीक है, मान लिया, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है
कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है। ठीक है, जो भी होगा वो देखा जाएगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, जीवा है इसकी ए बी। आगे बोल रहा है यदि ए और बी पर खींची गई स्पर्श रेखाएं पी पर प्रतिच्छेदित करती हैं, तो यहां से क्या होता है, एक स्पर्श रेखा डाला जाता है ऐसे, और ये क्या होता है, ये यहां पी पर प्रतिच्छेदित कर देती हैं। देख लो, काट दिया, ठीक है। लेकिन स्पर्श रेखा यदि ए और बी पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, यहां पर एक स्पर्श रेखा मिली और यहां बी पर एक स्पर्श रेखा मिली, जो क्या कर रही हैं, पी पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर की दूरी पर जीवा है। अब जीवा जो भी है इस क्वेश्चन में, वो केंद्र से कितनी दूरी बना रहा है, 8। तो मान लो कि ये जीवा है, क्या है, जीवा। इसकी हाइट कितनी है, 8। तो त्रिज्या भी दिया है क्वेश्चन में कि त्रिज्या इसकी है वृत्त की कितनी, इस वृत्त की त्रिज्या आपको दे दिया है 10 सेंटीमीटर। ये 10, ये भी 10 है, सॉरी ये 8 नहीं है, केंद्र ओ से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है जो जीवा है, मतलब 8 ये है आपका, 8 ये है। ठीक है, जब ये 10 ये 8 तो ये कितना होगा, 6। यहां से बनता है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट कैसे बनता है, 3 4 5, इसी का 2 गुना करेंगे 6 8 10, ऐसे 3 गुना करेंगे तो 3 3 9, 4 3 12, 5 3 15, ऐसे ही ये लगातार बढ़ता चला जाएगा। ये होता है ट्रिपलेट, जो कि पाइथागोरस प्रमेय से बना है। ठीक है, अब हमसे कह रहा है तो हमको बताना है स्पर्श रेखा एपी की लंबाई। एपी की लंबाई मतलब इसका मान हमको बताना है। मान लो कि इसकी लंबाई x है, यहां से यहां पर क्या करता हूं मैं, एक लंब डालता हूं यहां पर। ठीक है, अब इस लंब के बारे में पता नहीं है, यहां पर आप एक पॉइंट मान लो C, क्या मान लिया, C। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। आप खुद सोचो, ये भी 90 अंश पर काटेगा और ये भी 90 अंश पर काटेगा, तो यहां जो होगा ये भी 90 अंश पर बनेंगे। ठीक है, तो यहां से आप सिमिलरिटी लगा सकते हो 90-90 डिग्री वाले, या पाइथागोरस प्रमेय से भी कर सकते हो। ठीक है भाई, फिर आप इस x को यहां पर न मान करके आप मान लें कि यहां ये जो पॉइंट C है और P, C और P की लंबाई है x। ठीक है, तो यहां से क्या करना, यहां पर आप देख रहे हो कि 90 अंश के सामने, मतलब 90 अंश के सामने ये वाला ले रहा हूं मैं, त्रिभुज ले रहा हूं, ऐसे बता रहा हूं, त्रिभुज ए, त्रिभुज पी ए बी, मैं पी ए और किसमें, पी ए बी नहीं, पी ए सी में आ रहा हूं। ठीक है, तो जैसे ही इसमें इस त्रिभुज में मैं आया तो आप देखिएगा दोस्तों, ए के सामने ए 90 अंश पर है। ठीक है, अब 90 अंश के वाली भुजा क्या है, पी सी, तो पी सी का स्क्वायर बराबर होगा, क्या होगा भाई, ये कर्ण है। ठीक है, तो आप एपी का स्क्वायर यहां से लेकर चलें, क्योंकि एपी का मान हमको बताना है। तो एपी का स्क्वायर बराबर होगा, कर्ण क्या है, पीसी का स्क्वायर, माइनस करेंगे इसमें से, क्या माइनस करेंगे, एसी का स्क्वायर। तो देख पा रहे हो आप, पीसी का मान यहां पर कितना है, तो पी और सी का मान है x। अब x अकेले नहीं होगा, क्योंकि ये पीसी आप लेकर चलोगे तो x अकेले ही होगा। ठीक है, तो x ले लो, x का स्क्वायर माइनस एसी, एसी का मान क्या है, एसी का मान है यहां पर कितना, 6। तो क्या यहां से इस तरीके से ये आंसर आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। 6 है तो 6 का स्क्वायर करोगे 36। एपी का स्क्वायर का जो मान आ गया वो आ गया x माइनस 36। अब मैं इधर आता हूं, एक त्रिभुज, किस त्रिभुज में आ रहा हूं, तो मैं त्रिभुज आ रहा हूं ए पी और ओ, या पी ए ओ, पी ए ओ, त्रिभुज पी ए ओ में। तो आप देख पा रहे हो कि 90 अंश के सामने क्या है, पूरी पूरी भुजा देखोगे आप O को और P को, तो ये निकल रहा है x + 8।
ओ पी बराबर क्या निकल रहा है, x प्लस 8। बस इसी चीज को ध्यान देना है। तो यहां पर हमसे क्या होगा कि एपी का ही मान पूछ रहा है, तो एपी का स्क्वायर करेंगे बराबर, यहां पर होगा 90 अंश के सामने निकल रहा है हमारा पी ओ का स्क्वायर माइनस का, फिर क्या होगा ए सी का स्क्वायर ना, कि और कुछ। ठीक है करना। तो यहां से क्या होगा, पी ओ का मान क्या है, पी ओ का मान है x प्लस 8 का स्क्वायर माइनस का ए सी का मान है 6 का स्क्वायर अर्थात 36। एक्स का स्क्वायर जैसे ही करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8 × 64 प्लस 16x और ये हो जाएगा माइनस का 36। पी ए ओ में आप आए थे तो आप देख पा रहे हो यहां भी ए पी का स्क्वायर मान दिया, कितना दे दिया, ए पी का मान ये है और ए पी का मान यहां भी मिला। तो ए पी से ए पी काट दो, यहां से मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 36 बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 64 प्लस 16x माइनस का 36। यहां पर 10 होगा ना भाई, सॉरी, ए सी का स्क्वायर ना, ए ओ का स्क्वायर लेना है। जैसे ही ए भाई सी तो है नहीं ना यहाँ, ए ओ का स्क्वायर, ए ओ का स्क्वायर जैसे ही लोगे ये बन जाएगा 100, ये भी बनेगा 100 और ये भी क्या था माइनस का 100। अब इसको जब आप बराबर करोगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और फिर यहाँ बचेगा क्या, अब देखना यहाँ बचा माइनस का 36, ठीक है वो रहने दो, वहीं पर कर देता हूँ, माइनस 36, 64 प्लस 16x माइनस 100, 100 और 64 इसका डिफरेंस क्या होगा, तो यहां से निकलेगा 36 और 36 यहां से निकला, 64 में से 100 को माइनस किया माइनस 36 और ये वाला माइनस 36 इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 72। तो 16x बराबर मिला 72, x बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा 8 9 72, 8 दूनी 16, x का मान मिला हमें 4.5, x का मान मिल गया 4.5। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि एपी की लंबाई क्या होगी, ये वाली लंबाई हमसे पूछ रहा है। तो एपी की लंबाई बताने के लिए क्या करेंगे, यहां पर देख रहे हो कि ए ओ की लंबाई, सॉरी ए सी की लंबाई दिया है 6, तो हम क्या करेंगे, इसमें एपी क्या पूछ रहा है तो 90 अंश का फार्मूला लगाएंगे, तो वो हो जाएगा 6 × 36 और 45 का क्या होता है 5 × 5 = 25 और 5 × 4 = 20, इसको जब हम जोड़ेंगे तो यहां से निकलेगा 56.25 और 56.25 का वर्गमूल क्या होता है, ये होता है 7.5। यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सॉल्व कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिंदु P, O केंद्र वाले वृत्त के बाहर स्थित है, स्पर्श रेखाएं PA और PB क्रमशः A और B पर वृत्त से मिलती हैं। यदि कोण APB बराबर 80 अंश तो कोण OAB का मान बताइए। कह रहा कि बिंदु P, O केंद्र वाले वृत्त के बाहर स्थित है। एक आप वृत्त बनाना ऐसे, ठीक है बना दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, बिंदु P, O केंद्र वाले इस वृत्त का केंद्र क्या है O। अब P जो है वो बाहर स्थित है, ठीक है। PA और PB क्या हैं, एक स्पर्श रेखाएं हैं, AB से मिलती हैं। PA और PB क्रमशः A और B पर वृत्त से मिलती हैं, तो इस पर मिलेंगी। ऐसे ही क्वेश्चन ये भी है, ये P एक बाहर वृत्त है, ये है A और ये है B,
जैसे कह रहा है क्वेश्चन वैसे बना दिया। पी ए और पी बी क्रमशः ए और बी पर वृत्त से मिलती हैं, ठीक है। कह रहा है कि कोण ए पी बी बराबर 80 अंश, ए पी बी बराबर 80 अंश, तो पी को मान लिया 80 अंश, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि एंगल ओ ए बी का मान क्या होगा। ओ ए बी, यहां से आप क्या करना, ये एक टेंजेंट है, इसको ऐसे मिला लेना, ये जीवा बन जाएगी, और इसको वृत्त की त्रिज्या या केंद्र से मिला लेना, केंद्र से, ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि ओ ए बी का मान बताइए, अर्थात इसका मान हमसे पूछ रहा है कि इस थीटा का मान क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि अगर इस क्वेश्चन में ये आप देख रहे हो कि एक चतुर्भुज बना रहा है, कौन सा, ए पी बी ओ, ये एक चतुर्भुज बन रहा है, तो सामने सामने वाले भुजाओं का योग 180 अंश होता है। अगर ये 80 अंश है तो ये वाला ओ जो होगा थीटा, ये इसका मान होगा 100। जैसे इसका मान 100 होगा, ये जो होते हैं ये 90-90 अंश पर काटते हैं, स्पर्श रेखा जो होती है 90-90 अंश पर, ठीक है। जब ये 90-90 अंश पर होते हैं, 100 ये हो गया। अब वृत्त की त्रिज्या ये भी है, वृत्त की त्रिज्या ये भी है। जब वृत्त की त्रिज्याएं सेम होती हैं तो कोण भी तो सेम होगा, ठीक है। तो 100 हो गया, अब बचा कितना, 80। जो 80 बचा है वो दो भागों में बांट दो, 40-40 में बढ़ जाएंगे, 40-40 अंश का कोण बनेगा। तो इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा 40 अंश। अगर आपसे पूछता कि कोण ओ बी ए, इसका मान क्या होगा, तो इसका भी मान क्या होता, 40 अंश, तभी तो 40 ये और 40 ये मिलकर 80 अंश बन जाते। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। बिल्कुल ही सरल क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को समझना चाहिए। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 8 अंक वाली संख्या 888 x5 3 y4 72 से विभाजित है तो y के अधिकतम मान के लिए 7x + 2y का मान ज्ञात करें। अब संख्याएं जो दी गई हैं 8 8 8 x5 3 y4, ये किससे डिविजिबल है, ये 72 से। 72 से डिविजिबल का नियम होता है 9 × 8, 9 × 72। अब 8 से विभाजता का नियम क्या है कि अंतिम के 3 अंक कोई भी हो, अगर वो पूरी तरीके से 8 से डिविजिबल हो रहे हैं तो कितनी भी बड़ी संख्या हो 8 से कट जाएगी। तो अंतिम के 3 अंक इसको हमने उठा लिया, 3 y और 4 को, इसको मुझे अब 8 से काटना है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आगे क्वेश्चन बोल रहा है y के अधिकतम मान के लिए, मतलब ये जो y का मान होगा, y का जो मान होगा वो मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। तो अधिकतम आप क्या रख सकते हो, मानो कि आप y का मान 9 रख दिए, अब 8 से काटोगे तो क्या ये कटेगा, कभी नहीं कटेगा। जब ये नहीं कटेगा तो अब आप y का मान क्या रखोगे, 3 8 4, ये रख कर चेक कर लो, 8 से काटना है तो क्या ये कटेगा, 8 चौको 32, 8 अठाई 64, जी हाँ ये बिल्कुल कट जाएगा, पूरी तरीके से 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि y का जो अधिकतम मान मिला यहां से वो मिला 8, कितना मिल गया, 8 मिल गया, ठीक है। अब 9 से डिविजिबल का नियम क्या है कि अंकों के योग अगर 9 से कट रहे हैं तो पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी। 8 है 3 बार, 8 3 का 24, 24 ये और 3 ये, 24 3 27, 9 से कट गया, ठीक है। 5 4 9, ये भी 9 से कट गया। अब बचा क्या, y का मान तो 8 है, x का मान क्या होगा, इसमें 1 रख दो और क्या, क्योंकि x के लिए कोई कंडीशन उसने रखी नहीं है कि x का मान क्या होगा। तो 1 जैसे ही रखोगे ये भी 1 8 9 बन जाएगा और 9 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमसे मान किसका पूछ रहा है, 7x + 2y, तो 7 × x का मान है 1 + 2 × y का मान है 8। इसको जैसे ही जोड़ोगे ये 8 दूनी 16 7 23, इसका आंसर जो होगा वो 23 होगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है किसी अर्धवृत्त का परिमाप 25.7 है, इसका व्यास सेंटीमीटर में ज्ञात करें। अर्धवृत्त का परिमाप कह रहा है, तो वृत्त तो पूरा का पूरा बनता है, लेकिन अर्धवृत्त इस तरीके से बनता है, वृत्त का आधा ही अर्धवृत्त होता है। इसका परिमाप कह रहा है तो आपको पता होना चाहिए, परिमाप कह रहा है तो यह है वृत्त की त्रिज्या। अब मैं मान रहा हूं कि वृत्त की त्रिज्या r है,
अगर मैं बात करूं कि पूरे वृत्त की परिधि क्या होता है, तो पूरे वृत्त की परिधि जो होती है या परिमाप जो होता है वो क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर। तो अर्धवृत्त का क्या होगा, अगर अर्धवृत्त का दिया जाए तो अर्धवृत्त की परिधि जो होगी वो क्या होगा, वो होगा पाई आर, क्योंकि आधा से हम काट देंगे 2 से, ठीक है। लेकिन परिधि आपसे कहे तो ये होता है। अगर परिमाप की बात करूं तो वो क्या होता है, वैसे तो आपको ये हमेशा चेक करना ही पड़ेगा कि कैसे आंसर का क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। तो पाई आर तो परिधि हो गई, ये पॉइंट, ये वाली पॉइंट जो पूरी दी है, और आर ये भी होगा और आर ये भी होगा, मतलब आर और आर मिलकर 2r हो जाएंगे। इसमें से मैं आर को कॉमन ले लेता हूं तो पाई प्लस 2 बचता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि पाई बराबर आप मानो 3.14। तो जैसे ही हमने पाई बराबर 3.14 मान लिया और इसको 2 से जोड़ दिया तो ये आ रहा है 5.14, इसका आर से गुना, ठीक है, ये आ रहा है। तो इसी के बराबर हमको क्वेश्चन में दिया है कि 25.7 सेंटीमीटर इसका मान है। तो एक रेशियो का मान क्या होगा, आर का मान क्या होगा, तो मैं इधर करके दिखा रहा हूं। आर बराबर हो जाएगा 25.7 सेंटीमीटर बटे 5.14। दशमलव को हटाने के लिए 100 का गुना इसमें करूंगा तो 100 का इसमें भी कर दूंगा। ऊपर हो जाएगा 2570 और नीचे हो जाएगा 514। अब आप देख पा रहे हो ये कितने गुना जा रहा है, तो 257 का 2 गुना होता है और 2 पंचे 10। तो आर का मान कितना है, 5। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि व्यास क्या होगा, तो व्यास क्या होता है, आर का 2 गुना होता है अर्थात 2r, जिसे आप डी भी कह सकते हो। तो आर बराबर आया आपका 5, तो 2r बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसे सॉल्व करिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक विक्रेता एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 16% कम मूल्य पर बेचता है। यदि वह इसे 192.20 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 15% का फायदा होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, एक बार आप देख रहे हो कि 16% नुकसान सहकर बेच रहा है, एक बार क्या कर रहा है 15% का फायदा पा रहा है। तो ओवरऑल उसे चलना कितना पड़ रहा है, 31%। 31% के बराबर होगा 192.2। तो हमको बताना है कि 100% का मान क्या होगा। 31% का मान अगर 192.2 है तो 100% का मान क्या होगा। आप देख रहे हो कि 31 में किसका गुणा करोगे कि अंतिम में ये वाला 2 आ जाए, खुद सोचो, 2 का करोगे तभी आएगा। तो जो भी आंसर होगा अंतिम में जिसमें 2 आएगा वही आंसर होगा। अब देख लो, या तो ये वाला आंसर होगा या तो ये वाला, इनका काम खत्म, क्योंकि अंतिम में 2 है नहीं। तो अब आप क्या बता सकते हो यहां से, अभी भी बता नहीं सकते हो, अब करना ही पड़ेगा। तो देखिएगा कैसे करेंगे। 192.2 को जैसे ही 31 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 31 छक्का कितना होता है 186। 192 में से माइनस करोगे तो ये आएगा 6। अब 62 बन गया तो पॉइंट लगाकर 31 दूना 62, एक का मान आया 6.2, तो 100% का मान हो जाएगा 620। तो 620 रुपया उसका क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 नहीं, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसे देखिएगा। 13वां नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है 8,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक दर से 2.4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच डिफरेंस क्या होगा, यह बताना है। ₹8,000 की राशि है, 10% का रेट है, 2.4 वर्ष का टाइम है। तो अगर मैं साधारण ब्याज की बात करूं तो 10% की रेट से 2.4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, तुरंत इसको गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 24%। भाई यही तो करोगे, 10% गुणा 2.4 गुणा करने पर क्या मिलेगा 24%, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है।
रेट और टाइम का डायरेक्ट गुणा कर दें। अब अगर मैं बात करूं चक्रवृद्धि ब्याज की, 10% का ही रेट है, 2.4 वर्ष का टाइम है, तो बताओ फिर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 10% जो है, अब टाइम जो दिया है 2.4 वर्ष का दिया है कि 2.4 वर्ष का टाइम है। तो पहले तो आप देख लो कि ये 2 वर्ष के लिए रेट क्या है, 1 वर्ष के लिए रेट 10, तो 2 वर्ष तक चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो यहां पर आप सक्सेसिव केस लगा सकते हैं, 10% प्लस 10% प्लस 10 गुणा 10 बटे में 100, ये निकलेगा 21%। उसके बाद इस 0.4 वर्ष का भी निकालना है अभी, तो आप खुद सोचो, 1 वर्ष का रेट जो है वो है 10%, तो 0.4 वर्ष का रेट क्या होगा। जब 0.4 का इसमें गुणा करेंगे तभी पता चलेगा। तो 0.4 का इसमें भी गुणा कर दें आप, तो क्या होगा, 4% हो जाएगा। 4 वर्ष के लिए 0.4 वर्ष के लिए रेट क्या होगा, 4% होगा। अब यहां भी सक्सेसिव केस लगा दें, 21% प्लस 4% प्लस 21 गुणा 4 बटे में 100, 21 4 आएगा 25% और ये आएगा 0.84, तो ये हो जाएगा 25.84%। अगर आपको डियर ये पता है तो इतना ये सब करना पड़ेगा नहीं, आप डायरेक्ट 10% का निकालते, वो निकलता है 21%। ये आपको थोड़ा सा करना पड़ता है 4 वर्ष के लिए, सॉरी 0.4 वर्ष के लिए निकलेगा 4%। इसमें भी सक्सेसिव केस लगाएंगे तो निकलेगा 25.84%। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो निकला 10% की रेट से 2.4 वर्ष के लिए, वो निकला 25.84%। इनका डिफरेंस आप देखो, इनका डिफरेंस है 1.84%। कितना है, 1.84%। वो किसका होगा, मूलधन का होगा, बस यही आंसर होगा। परसेंट से 2 जीरो खत्म, इसको आप इधर गुणा कर देंगे तो 8 चौको 32, अंतिम में जिसका अंक 2 होगा वही आंसर होगा। ना तो ये है, ना तो ये, ना तो ये। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यूनिट डिजिट से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, वरना आप गुणा भी कर लेंगे तो आंसर यही आएगा 147.2, यही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फेंक रहा हूं मैं, तुरंत सॉल्व कीजिएगा। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। कैसे करना है इस क्वेश्चन को, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, वी बॉड मॉस। इसमें क्या होता है, पहले ये वेनेकुलम बार जो होता है इसे सॉल्व किया जाता है, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इस हिसाब से इस क्वेश्चन को करना है। ब्रैकेट की बात कर रहा है तो सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, ये है बड़ा ब्रैकेट। उसके बाद सॉल्व करना होता है मझला कोष्ठक, इसे कहते हैं। फिर सबसे छोटा वाला जो कोष्ठक होता है इससे सॉल्व किया जाता है। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना होगा, तभी ये क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले मैं देख रहा हूं ये बड़े वाले कोष्ठक में, क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट ही सॉल्व होता है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में भी सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, तो सबसे पहले ये सॉल्व होता है, ये वाला। तो 15 में से 5 गया, 10 आया, ठीक है। उसके बाद क्या सॉल्व होगा, डिवाइड सॉल्व होगा, तो 2 पंचे 10, यहां से भी क्या आया 5। अब इस 25 में से 5 को घटाएंगे तो यहां से निकलेगा 20, क्या निकलेगा 20। जैसे ही 20 आया, अब 26 में से 20 को घटाऊंगा, यहां से निकलेगा 6। उसके बाद सॉल्व होता है ऑफ का मतलब का, तो 6 गुणा 12 यहां से होगा। इसके पहले आपने देखा होगा तो 18 भाग करके था, तो 18 भागे 6 गुणे 12 हो जाएगा। तो 6 त्रिक 18 और 3 चौको 12, यहां से निकला 1/4। अब आगे इस पॉइंट को अगर मैं देखूं, सॉरी प्लस करके है ना, 12 तो ले लिया। इस पॉइंट को अगर मैं देखूं तो कह रहा है कि +2 डिवाइड बाई 4 गुणे 16, तो 4 गुणा 16 आप भी ले लो। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1/4 +2 डिवाइड का मतलब डिवाइड कर दो गुणा 16, तो 4 8 32, भाई 16 दूनी 32, 4 8 32, ठीक है। मेरे दोस्तों कुछ तो यहां से गड़बड़ हो गया, 1 मिनट, सॉरी। +2 यहां से दिया है, +2 है, ये देखना माइनस भी है ना, +2 माइनस का 2/4 होगा। उसके बाद
गुणा में होगा 16, तो 16 दूनी 32, मतलब 4 8 32, तो 2 में से 8 को घटाएंगे तो निकलेगा माइनस का 6, तो 1 प्लस 1/4 प्लस माइनस का 6, तो 4 छंग 24 में से 1 जाएगा 23, माइनस का 23/4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, सॉल्व कीजिएगा। 15वां क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कह रहा कि यदि x पावर 4 प्लस y का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बराबर 21 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर 7, एक्स बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स का मान ज्ञात करें। तो आपको पता होना चाहिए कि x पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर, सॉरी इधर लिख दे रहा हूं, एक मिनट भाई, इधर लिख दे रहा हूं, वहां जगह होगा नहीं वैसे भी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई, सॉरी एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये होता है एक कोष्ठक में। दूसरे कोष्ठक में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, ये दूसरे कोष्ठक में होता है। ठीक है, आप देख पा रहे हो यहां पर मान दिया है एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बराबर दिया है 21, तो इसकी जगह हमने 21 रख दिया, बराबर इसकी जगह क्या रखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो इसकी जगह हमको कुछ दिया ही नहीं है, लेकिन इसकी जगह आपको देख रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई बराबर दे दिया 7। तो इसमें किस चीज का गुणा करूं यहां कि ये 21 बन जाए, तो 3 का गुणा करूंगा तभी बनेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का मान निकला 3, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का मान निकला 7। नहीं भी दिया होता तो पहले से पता था। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि एक्स बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स, जब आप इस पॉइंट को सॉल्व करोगे ये निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बटे एक्स वाई, मतलब इस चीज को हमको ज्ञात करना है। तो आपको पता होना चाहिए इस समीकरण को असल में लिखा जाता है, ऐसे लिख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर है 3, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई बराबर है 7। अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है तो ये तो डायरेक्ट कट जाएगा, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 बार आ रहा है, तो 7 3 10 का आधा हो जाएगा 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आया 5। अब हमको पता होना चाहिए कि एक्स वाई का मान क्या होगा। खुद सोचो कि यहां से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान निकला 5, तो यहां पर मैं माइनस में क्या करूं कि ये निकल जाए 7, तो आप कहोगे माइनस में 2 कर दो सर, तो 5 2 7 बन जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस। आप यहां से भी निकाल सकते हो कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान अगर 5 रखोगे तो एक्स वाई का मान क्या रख दूं कि ये बन जाए 3, तो आप कहोगे -2। हाँ, ऐसे भी पता कर सकते हो, कहीं से भी इस पॉइंट को आप बता सकते हो। तो इसका मान आया 3, सॉरी 3 कहां 2 आया था, वो भी किसमें, माइनस में, तो माइनस का 5/2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। मेरे दोस्तों, अगर ये आपको समझ में आया हो सेशन, तो आप अपने दोस्तों तक इसे शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल वन एग्जाम को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।